कक्षा 9 और 11 के छात्रों, अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें हमने जो लास्ट वीडियो देखा है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से संबंधित है। और ये नियम इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान है वो एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करती हैं। और इसको हम थोड़ा सा ओपन करके देखें, ये बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। सपोज कीजिए कि एप्पल का द्रव्यमान m1 है और पृथ्वी का द्रव्यमान m2 है। तो पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आकर्षण का बल है उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो हमारी जानकारियां। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण। एक और न्यूटन का आपने गति का द्वितीय नियम पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये द्वितीय नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु पर अगर F बल लग रहा है तो वो उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इस तरह से बताया था। तो मान लीजिए किसी सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर हम F बल लगा रहे हैं। इसकी वजह से इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो a के बराबर है। और त्वरण के बारे में आप जानते हैं, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, यानी इसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। तो ये दो लॉ हमारे पास हैं। अब यहाँ पर हम एक सतह की बात कर रहे थे। एक सतह थी, इस पर एक कोई गुटका रखा हुआ था। इस स्थिति में हम बात कर रहे थे और घर्षण बल के विरुद्ध हमारा बल लग रहा था और जो आपतित बल था उसकी वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ। अब यहाँ इस केस में देखें, जो चित्र आपको मैं दिखा रहा हूं, इस चित्र में एक एप्पल को मैंने लिया है जानबूझकर, क्योंकि न्यूटन से संबंधित है चीजें। तो एक एप्पल अगर गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है उसका, तो उस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, ये बल डिपेंड करेगा इस फोर्स पर। यहां पर मान लीजिए ये एप्पल है और ये नीचे की ओर गिर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पृथ्वी अपने केंद्र से अपनी ओर आकर्षित कर रही है किसी बल F के कारण। तो ये जो बल होगा इसको हम कहेंगे इसका द्रव्यमान m1 और नीचे की ओर आते हुए इसके वेग में परिवर्तन। तो यहाँ पर मैंने a लिया है, a एक कॉमन है चीज, लेकिन पृथ्वी वस्तुओं को g जब आकर्षित करती है तो उनके वेग में परिवर्तन जो होता है वो g से डिनोट करते हैं हम। अब इस g को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये g होता है और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू है, पृथ्वी के लिए औसत वैल्यू है।
इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब अगर आप समझ गए तो ये त्वरण आपको बहुत आसान लगेगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु, एप्पल हो या कोई पत्थर हो या और भी कोई चीज नीचे जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, उसके वेग में परिवर्तन। मैंने कहा था कि त्वरण जो होता है वो बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर के बराबर। तो अगर हम इसको शुरुआत से लें, मान लीजिए जब हमारा एप्पल हमने हाथ से छोड़ा, तब समय उसका प्रारंभिक वेग u कितना होगा? 0। ठीक है, और 1 सेकंड के अंदर उसका वेग बढ़कर 9.8 हो जाएगा। मान लीजिए 1 सेकंड ये टाइम है, तो यहां पर आकर उसका वेग जो है वो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो वस्तु 9.8 मीटर, लगभग 10 मीटर के करीब नीचे की ओर गिरेगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी ये वैल्यू आपको 1 सेकंड के बाद मिली। अगर आप 2 सेकंड के बाद ऑब्जर्वेशन करेंगे, 2 सेकंड, तो यहां पर इसका वेग देखिए, यहां पर इसका वेग हो गया था 9.8। अब यहां से हम फिर से गणना शुरू करें, इसको हम प्रारंभिक वेग मान लें 9.8। तो 1 सेकंड के बाद आप देखेंगे 9:2 18 19.6। ये जो इसका वेग है वो अगले 1 सेकंड में हो जाएगा 19.6। अगर 1 सेकंड का मैं पॉइंट फिर लगा दूं यहां पर नीचे लाके, ये दूसरे सेकंड में इसका अंतिम वेग हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 सेकंड के बाद हो जाएगा। इसको फिर कैलकुलेट आप करेंगे तो वैल्यू वही आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मतलब। तो आप समझिए कि किसी वस्तु के वेग में हर 1 सेकंड के बाद जितना परिवर्तन हो रहा है वो उसका त्वरण होता है। और पृथ्वी, द्रव्यमान कुछ भी हो, एप्पल की जगह अगर हम यहाँ पर कोई और भारी चीज रख दें, मान लीजिए लोहे का इतना ही बड़ा टुकड़ा रख लें, आयरन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पृथ्वी द्वारा लगाए बल के कारण इसके वेग में भी वही परिवर्तन होगा 9.8 1 सेकंड के बाद, और दूसरे सेकंड के बाद 19.6। तो ये जो वेग में परिवर्तन है लगातार एक समान होगा। इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। चूंकि ऊपर कोई बल लग नहीं रहा है सेवफल के ऊपर, और वायु द्वारा प्रतिरोध, क्योंकि वायुमंडल में है हम, तो वायु के कण जो है इसको, इसके रास्ते में प्रतिरोध पैदा करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, उसको हम मान लेते हैं नगण्य। तो इस तरह से जब हम फ्री फॉल में जाते हैं या मुक्त पतन इसको हम कहते हैं, इसमें जाते हैं तो वेग में परिवर्तन लगातार इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए वो 3 सेकंड के बाद पृथ्वी पर गिर जाता है, से फॉर एग्जांपल इसको भी हम देख लें, ये तीसरे सेकंड यहां पृथ्वी पर आ गया, तो 3 सेकंड्स के बाद देखिए दूसरे सेकंड में उसका वेग था, प्रारंभिक वेग 19.6। इसमें आप 9.8 का और गुणा करें, सॉरी 9.8 का और योग करें, जोड़ दें, तो ये वैल्यू आती है लगभग
29.4, वही समय 1 सेकेंड है। अगर इसको भी आप करेंगे तो ये भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो पृथ्वी पर जब वो पहुंचेगी वस्तु 3 सेकेंड के बाद, तो उसका वेग जो होगा वो होगा 29.8 मीटर पर सेकेंड। इस गति से वो पृथ्वी को टच करेगी। ये है गुरुत्वीय त्वरण का मतलब। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आप जानते हैं कि पृथ्वी और सेवफल के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है वो ये कहता है F = ma, लेकिन यहां पर हमारे केस में F = mg होगा। ये हमारा समीकरण 1 होगा। हमने पहले मान लिया था कि इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो m1 और m2 है। थोड़ा सा ठीक कर लें ताकि आपकी किताब के अनुसार ये हो जाए। मान लीजिए एप्पल m द्रव्यमान का और पृथ्वी का द्रव्यमान, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है उसको हम मान लेते हैं वो d के बराबर है। दूरियां हर समय केंद्र से मापी जाती हैं और फिजिक्स में हम वस्तु को बिंदु वस्तु मानते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमें ये दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल और उनके बीच की दूरी, ये समीकरण प्राप्त हो गया। अगर दोनों की हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। यहाँ पर m से m क्रॉस हो जाएगा, तो g की जो हमें वैल्यू मिलेगी g विल बी इक्वल टू gm/d²। अब यहाँ पर एक खास चीज आपको बताना चाहूंगा कि गैलीलियो ने जब प्रयोग किया पीसा की मीनार से, उन्होंने दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को एक साथ गिराया और दोनों समान समय पर पृथ्वी पर आकर गिरी। इसको हम इस कहानी को मैं आपको बता रहा हूं। तो उस समय ये फार्मूला काम कर रहा था। इस फार्मूले में कहीं भी अगर आप देखेंगे तो वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता। वस्तु कितनी भी वजनी हो, कितनी भी हल्की हो, उसका जो उस पर जो त्वरण होगा उसका वो समान होगा। इसकी वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए आपको चाहिएगा जी की वैल्यू, जो कि होती है 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए, इसके बाद आपको चाहिएगा पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। इसके बाद हमें चाहिएगी सेवफल और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो ये चीज आपको बता दें, ये होती है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर।
तो इतना सारा गणित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम गुरुत्वीय त्वरण का मान भी निकाल सकते हैं पृथ्वी के लिए। देखिए चंद्रमा जो है वो, उस पर गुरुत्वीय त्वरण अलग होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अलग है। तो दो तीन चीज़ों पर निर्भर करता है द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही होता है। ये एक द्रव्यमान है जो कि किसी भी ग्रह का, मंगल के लिए जी का मान अलग होगा, बुध के लिए अलग होगा, क्योंकि सभी के द्रव्यमान अलग हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस को हम जनरली पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मानते हैं अगर वस्तु बहुत दूर ना हो, ठीक है। लेकिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अगर बात की जाए तो उसके लिए हमें दोनों के केंद्रीय बिंदुओं से दूरी लेनी पड़ेगी, लेकिन पृथ्वी के लिए ये आवश्यक नहीं है। तो कहने का मतलब आज आपने ये देखा कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ भी द्रव्यमान हो वो एक समान त्वरण से ही पृथ्वी पर गिरती है।